हे एवरीवन, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाएंगे प्लस फुल पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। ऑल्सो पूरे सेशन का पीडीएफ अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। होम पेज पे आपको फ्री मटेरियल दिखाई दे रहा है। फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसमें रैपिड पीवाईक्यू सीरीज, इसके अंदर अपने जितने भी सेशन हैं उन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुझे बताइए, ये एयर है और ये ग्लास है। लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होता है लाइट अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, बेंड हो जाती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। सिंपल 1 मार्क के लिए ये डेफिनेशन पूछेंगे। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बराबर है। ऑल्सो एक छोटी सी बात यहां पे ऐड करूंगा, एयर जो है वो कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है, रेरर, एंड ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है। ध्यान से सुनना, रेरर मतलब क्या, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर हैं, तो हवा की डेंसिटी कम है, उसको रेरर मीडियम बोलेंगे। एंड ग्लास के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो नजदीक है, तो वो डेंसर मीडियम है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जब रेरर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, the speed of light will decrease as it passes from an optically rarer to an optically denser medium। छोटी सी बात समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए, अब ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसके ऊपर पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PQRS ये आपका क्या है, ग्लास का स्लैब है। स्लैब मतलब क्या, एक ब्लॉक है, ठीक है। स्लैब मतलब क्या, एक प्रकार का ब्लॉक, कांच का बना हुआ रेक्टेंगल ब्लॉक, ठीक है, उसको स्लैब बोलेंगे। चलो, ये इंसिडेंट रे आई, रे ऑफ लाइट आई, सरफेस से टकराई। चलो, इस रे को हमने ए बी बोला। ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे ये रे ऑफ लाइट कांच को टच कर रही है, सरफेस को टच कर रही है, वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलो, वहां पर मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा जिसको बोलेंगे नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है आई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बाबा, ये वाला एंगल अलग है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ, ये हवा है, एयर है, ये ग्लास है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जा रही है, तो वो क्या करेगी, बेंड हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो बनेगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे एक और मैं नॉर्मल बनाता हूं, परपेंडिकुलर बनाता हूं। अब मुझे बताओ, फिर से मीडियम चेंज होगा। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ग्लास में से वापस एयर में आएगी, वापस मीडियम चेंज होगा, तो वापस उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ उसको बोलेंगे I1। अब मुझे बताओ, ये जो R है और I1 ये दोनों इक्वल रहेंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी, बराबर। चलो, अब वापस रे ऑफ लाइट बाहर आएगी, तो वापस उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसको कहेंगे इमर्जेंट रे, उसको नाम दे दिया CD। सारी बात समझ में आ गई। चलो, छोटा सा यहां पे लिख दूंगा, आपको याद रहे, ये क्या था, इंसिडेंट रे, बराबर। और जो बाहर आ रही है वो कौन है, इमर्जेंट रे, ठीक है। और यहां पर एंगल E बनेगा नॉर्मल के साथ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसके ऊपर क्या सवाल आते हैं वो अपन आगे सॉल्व करेंगे, चिंता का कोई विषय नहीं है। आ जाओ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ के ले लो। ये अपना ग्लास का स्लैब है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, बराबर। अब इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के ऑपोजिट साइड पर हैं। देखो, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, ये लॉ नंबर 1 याद रखेंगे। चलो, दूसरी बात, एंड द 3 आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। प्लेन का क्या मतलब होता है, जैसे ये देखो, ये एक पेज आपको दिख रहा है, इसको आप एक प्लेन मान सकते हो, तो ये तीनों किधर गया,
ये एक प्लेन है, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों को आप इस पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तीनों सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नीचे बनेगा आर, वो क्या रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर मतलब क्या? जोड़ी। मीडिया मतलब क्या? मीडियम। जैसे एयर है, ग्लास है, इनको मैं पेयर ऑफ मीडियम या फिर पेयर ऑफ मीडिया बोल सकता हूं। ठीक है, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, साइन आई, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट को, कांस्टेंट मतलब क्या? एक वैल्यू है यार, इट इज जस्ट अ वैल्यू, और उस वैल्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? एन से। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेंशन का कोई बात नहीं है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज जस्ट अ वैल्यू, और इस वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? जितनी ये वैल्यू ज्यादा होगी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लाइट उतना ज्यादा बेंड होने वाली है। बस इतना ही समझ के ले लो, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लाइट उतना ज्यादा बेंड होती है मीडियम के अंदर। ये इसका मतलब है। एकदम क्लियर हो गया बात? एंड बाय द वे दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। ये जो साइन आई अपॉन साइन आर हमने लिखा, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। चलो अब आपको बता देता हूं और छोटी छोटी बातें। जैसे मान लो आपका फर्स्ट मीडियम, ध्यान से सुनना, अगर आपका फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है और सेकेंड मीडियम ग्लास है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ध्यान से सुनना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसका सिंपल सा मतलब आप समझ के ले लो। कौन से मीडियम की बात कर रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल ग्लास की बात कर रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसका क्या मतलब है? सिंपल इसको ऐसे समझो, इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, मतलब यहां पे वैक्यूम आपका फर्स्ट मीडियम है। चलो मुझे बताओ, ये आपका कांच है, कांच के ऊपर आजू बाजू क्या है? वैक्यूम है, मतलब आपका फर्स्ट मीडियम क्या है? वैक्यूम। लाइट जो है वो वैक्यूम से ग्लास में जा रही है, बराबर है। तो हमने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जब आपका फर्स्ट मीडियम वैक्यूम रहेगा, पहला मीडियम वैक्यूम रहेगा, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.5। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने क्या बताया? जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना लाइट ज्यादा बेंड करेगी, मोर द लाइट विल बेंड। ठीक है, पानी का कितना है? 1.33, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये सब क्या है? ये पूरा वैक्यूम है, बाहर क्या है? वैक्यूम है, पहला मीडियम क्या है? वैक्यूम है। चलो डायमंड का कितना है? 2.42। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसमें से क्या याद करना है? आप एयर का याद कर लो, एयर का, आप वाटर का याद कर लो 1.33, एंड आप क्राउन ग्लास, चलो 1.52 दिया है ना, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। ठीक है, इसको अपन क्राउन ग्लास बोलेंगे। चलो 1.52, एंड डायमंड का याद कर लो 2.42। एयर का, वाटर का, ग्लास का एंड डायमंड का, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 1.0003, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.52, डायमंड का 2.42, याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। चलो अब मुझे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला हमने देखा, क्या था? साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये एक फॉर्मूला हमने देख लिया। चलो एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं। मान लो मीडियम 1 आपका एयर है, मीडियम 2 आपका ग्लास है। फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे, लाइट की वेलोसिटी कितनी है? v1, एंड जब वो
एक बात बताओ, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एयर में स्पीड ज्यादा रहेगी एंड जब वो ग्लास के अंदर जाएगा तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, v2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला बनता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी ध्यान से सुनना, इसको लिखने का तरीका देखो। कुछ बच्चे हैं जो पुरानी टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, उसमें ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा पुराने टेक्स्ट बुक में, लेकिन नया टेक्स्ट बुक फॉलो करो, उसमें क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। मतलब क्या, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो उसको लिखेंगे कैसे, N2, टू किधर आएगा, राइट साइड में, विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब क्या, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मीडियम, बराबर। यहां पे फर्स्ट मीडियम अपन ने एयर लिया हुआ है, तो उसको लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2, v1 अपॉन v2। एंड इसका अगर उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इन कंपैरिजन टू ग्लास। तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, v2 अपॉन v1 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट इधर याद रख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इट इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। कोई दिक्कत वाली बात है? ओके, एक और छोटी चीज यहां पे, छोटी सी चीज मेंशन कर दूंगा, हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर बराबर, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहां पे बता देता हूं, याद रख लेना इसको। ठीक, चलो अब 2-3 रूल्स हैं, जैसे ये एयर है फॉर एग्जांपल और ये ग्लास है। अब मुझे बताओ, लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो कहां बेंड हो रही है, नॉर्मल के तरफ बेंड हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, रेयरर टू डेंसर जब जाएगी इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, ये ग्लास है और ये नीचे एयर है, इधर एयर है, तो डेंसर टू रेयरर जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। एंड अगर, चलो मुझे एक बात बताओ, ये आपका नॉर्मल है, ऐसा नॉर्मल बना रहा हूं, ठीक है, ये नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। अच्छा, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा ना, और कम हो जाएगा। एंड अगर आपकी लाइट एकदम ऐसे आई, कैन आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम 0, तो फिर वो सीधी सीधी चली जाएगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात याद रखना। ठीक है, चलो देखो, अगर लाइट एकदम सीधी आ रही है, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब आपकी जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे है, वो नॉर्मल के साथ एकदम कोइंसाइड हो रही है, उसके अंदर से ही आ रही है, बराबर। चलो, परपेंडिकुलर आ रही है रे ऑफ लाइट, तो I इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, नो रिफ्रैक्शन। एक्चुअली रिफ्रैक्शन नहीं बोलना चाहिए, यहां पे लिखूंगा मैं नो बेंडिंग। लाइट बेंड नहीं करेगी, लेकिन उसकी स्पीड तो कम होने वाली है ना। जब वो रेयरर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड तो डिक्रीज होती है, सिर्फ यहां पे वो बेंड नहीं हो रही है, इतना ही फर्क है। ठीक है, बेंड नहीं होगी, स्पीड विल डिक्रीज। चलो, आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। जो भी बच्चे अभी 11th में, मुझसे आपने साइंस पढ़ा पूरा साल, 11th में जो बच्चे साइंस लेंगे, हमारा उड़ान 4.0 बैच क्लास 11th का हमने लॉन्च कर दिया है। एडमिशंस आर इन फुल स्विंग, बैच छोटा रहेगा, बैच साइज विल बी स्मॉल, लिमिटेड सीट्स रहेंगी, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। जो भी हमने आरंभ में प्रॉमिस किया वही सारी चीजें हम उड़ान में भी प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, चलो, प्रीमियम फीचर आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर भी बता देता हूं। लाइव इंटरैक्टिव क्लास, डाउट क्लियरिंग, आप डाउट क्लियरिंग आपका लेक्चर के अंदर हो जाएगा टीचर से बात करके। टेस्ट सीरीज में यहां पर भी आपके एमसीक्यू टेस्ट हो जाएंगे और
सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएंगे, बराबर है। पर्सनल मेंटरशिप में सेम IVR नंबर मिलेगा, टीचर को आप डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, अगर कोई भी क्रैश कोर्स या छोटा मोटा कोर्स लॉन्च होता है 11th का फॉर एग्जांपल, उसका एक्सेस आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एंड खजाना में क्या है, लास्ट ईयर की जो भी रिकॉर्डिंग्स हमारी हैं या जो भी नोट्स हमने डाले हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल दिया है, वो सब कुछ आपको पहले से दे देंगे, ठीक है। एंड लाइव रिवीजन एग्जाम के पहले अपन जूम पे रिवीजन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो उड़ान बैच के रिगार्डिंग, या फिर अगर आप 10th के स्टार्ट में देख रहे हो तो आरंभ, अगर आप अभी 10th में हो फॉर एग्जांपल एंड आप जल्दी ये लेक्चर देख रहे हो, तो आरंभ बैच भी, आरंभ 6.0 भी अपना चल रहा होगा। तो मुझे नहीं पता आप ये कब देख रहे हो। एनीवे, ये हमारे एजुकेशनल काउंसलर का नंबर है, इनको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। इसके ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफी बार आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, स्टार को हम पॉइंट सोर्स बोलेंगे, स्टार बहुत दूर होता है, बहुत दूर है, ठीक है, दूसरे गैलेक्सी वगैरह में रहेगा, अपने भी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है। तो वहां से जो भी लाइट आ रही है वो एक सिंगल रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। तो स्टार को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स। बहुत दूर है, सिंगल रे ऑफ लाइट आ रही है। अब मुझे बताओ, ये अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर बाहर, अर्थ के बाहर पतला होता है, मतलब लो एयर डेंसिटी, एंड सरफेस के पास हाई एयर डेंसिटी रहेगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर लो एयर डेंसिटी मतलब वो रेयर मीडियम बनेगा, एंड जहां पर एयर डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर मीडियम बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, चलो, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये एटमॉस्फेयर है आपका, ये क्या है, एटमॉस्फेयर, बराबर। ये आउटर एटमॉस्फेयर रेयर मीडियम, एंड सरफेस के पास कैसा रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अब ये अपना बच्चा आ गया, बच्चे को तारा देखना है, बच्चा तारा देख रहा है, तो तारे से जो लाइट आ रही है, मुझे बताओ, रेयर से डेंसर मीडियम में जाने वाली है, तो वो कहां बेंड करेगी। अगर मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊं तो ये लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, धीरे धीरे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते करते बच्चे के आंख में आ रही है। अब मुझे बताओ, हमें क्या लगता है, हमें तो वही लगेगा ना कि लाइट सीधी आती है, तो बच्चे को क्या लगेगा कि तारा क्या है, स्टार इस पोजीशन में है। लाइट भले बेंड होके आए, हमें तो लगता है सीधी आ रही है, हमारे दिमाग को थोड़ी पता है कि बेंड होके आ रही है। तो बच्चे को क्या दिखेगा, बच्चे को लगेगा स्टार थोड़ा ऊपर वाले पोजीशन में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो पोजीशन है ये रियल पोजीशन है, एंड हमें जो दिखती है वो क्या है, अपेरेंट पोजीशन या फिर नकली पोजीशन, वर्चुअल पोजीशन। समझ में आ रही है मेरी बात। अभी देखो, द स्टार अपीयर्स टू बी हायर इन द स्काई, थोड़ा ऊपर दिखेगा एज कंपेयर टू इट्स रियल एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। चलो दूसरी बात, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड द चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। मुझे बताओ, हवा चलते रहती है, हवा की डेंसिटी चेंज होती है, कभी तेज चलती है कभी धीरे चलती है, हवा में टेम्परेचर भी चेंज होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होते रहता है। सो कैन आई से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। हमारे एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, हवा के वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, डेंसिटी में चेंज आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट, ये जो स्टार से लाइट आ रही है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होके आती है, सीधी सीधी बेंड होके नहीं आती है, टेढ़ी मेढ़ी होके आती है। तो ये जो स्टार है, द ब्राइटनेस एंड द पोजिशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। ध्यान से देखना, स्टार को देखो, उसकी ब्राइटनेस चेंज होते रहती है, टिमटिमाएगा। तारा कैसा है, टिमटिमा रहा है, ब्राइटनेस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, एंड उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, वो थोड़ा थोड़ा डांस करते रहेगा, हिलता रहेगा। इसी को हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एग्जाम में क्या लिखना है, मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, हवा मूव कर रही है, हवा की डेंसिटी चेंज हो रही है,
एंड टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली. स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग. सिंपल, एकदम क्लियर हो गया. अच्छा, प्लैनेट हमें ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देते. एग्जाम में ये भी पूछा था. पहली बात, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार. स्टार बहुत दूर है, प्लैनेट तो सोलर सिस्टम के अंदर ही है ना, नजदीक है, बहुत नजदीक है. आप प्लैनेट तक पहुंच सकते हो, मंगल ग्रह तक आप रॉकेट से जाओ, जुपिटर तक चले जाओ, सैटर्न तक चले जाओ. दूसरे स्टार तक नहीं पहुंच पाओगे कभी, बहुत दूर है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लैनेट्स बहुत नजदीक है हमारे. दे डू नॉट अपीयर एज पॉइंट सोर्सेज बट अपीयर एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स. पहली बात, ये जो प्लैनेट होता है उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती. सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी, ध्यान से सुनना. सनलाइट प्लैनेट के ऊपर गिरती है एंड वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ के ऊपर आती है. बट ध्यान से सुनो, ये जो दूर का कोई स्टार है वो एक पॉइंट सोर्स है, लेकिन अपना जो प्लैनेट है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स. वहां से ज्यादा लाइट आ रही है, ठीक है. एक सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं आ रही है, ज्यादा लाइट आ रही है. तो भले ही वो लाइट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर हमारे अर्थ तक पहुंचेगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल एवरेज ब्राइटनेस एंड एवरेज पोजीशन ऑफ द प्लैनेट विल रिमेन सेम. प्लैनेट आपको ऐसा डांस करता हुआ नहीं दिखेगा, डिम होता हुआ, ब्राइट होता हुआ नहीं दिखेगा. सबसे इंपॉर्टेंट दो रीजन. पहली बात, बहुत नजदीक है एंड इट एक्ट्स एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स. सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं आती है, ज्यादा लाइट आती है वहां से, ठीक है. इतना आपको याद रखना है. बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर पढ़ो, changes in atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source change. individual point source change हो सकता है, एक सिंगल रे ऑफ लाइट उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल एवरेज पोजीशन एंड टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन अनचेंज्ड एंड प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. ये आपको याद करना है. इंपॉर्टेंट गिव रीजन एग्जाम में पूछते हैं. चलो एक और छोटी सी चीज बताऊंगा. सनराइज का मतलब क्या होता है, सनसेट का मतलब क्या होता है. यहां पर अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसका कंसेप्ट आपको बता देता हूं. चलो, ये आपका अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है. चलो, ये जो लाइन है इसको मैं बोलूंगा होराइजन. होराइजन क्या होता है? इमेजिन करो आप समुंदर पे गए हो, समुंदर को देख रहे हो, तो ये जो लाइन है ना, वाह क्या लाइन मारी है. देखो, ये जो समुंदर जहां पे सेपरेट हो रहा है स्काई से, ये आपका स्काई है और ये अपना अर्थ का सरफेस है. जहां पर सरफेस और स्काई सेपरेट होते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? होराइजन. और मुझे बताओ, अगर सन यहां से ऊपर आएगा, धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर आते हुए दिखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? सनराइज. तो जब सन होराइजन के ऊपर आएगा इसको बोलने का सनराइज, एंड जब वो नीचे डूबेगा, जब वो होराइजन के नीचे चला जाएगा तो क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया, सनसेट हो गया. बराबर है. चलो अभी देखो, बाय सनराइज ऊपर पढ़ो, वी मीन द अपीयरेंस ऑफ सन अबाउ द होराइजन. होराइजन के ऊपर आया मतलब सनराइज हो गया. अभी देखो क्या होता है, सन होराइजन के थोड़ा नीचे है, लेकिन सन की जो लाइट है वो आपके एटमॉस्फेयर में आई एंड रेरर से डेंसर मीडियम हो रहा है ना. यहां पे बाहर का एटमॉस्फेयर पतला है, लो एयर डेंसिटी, एंड अंदर का एटमॉस्फेयर हाई एयर डेंसिटी, डेंसर मीडियम है. तो लाइट होगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और बेंड होते 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 हम तक पहुंच जाती है. तो हमें क्या लगता है? हमें तो लगेगा लाइट सीधा आ रहा है, तो अपने को सन इस पोजीशन में दिखाई देगा. तो नीचे वाली रियल पोजीशन है, ऊपर वाली क्या है? नकली पोजीशन. तो भले ही सन होराइजन के नीचे है, रियल में नीचे है, लेकिन हमें ऊपर दिख रहा है. इसको बोलते हैं अर्ली सनराइज. कैसा सनराइज? अर्ली सनराइज. देखो, व्हेन द सन इज समवॉट बिलो द होराइजन, होराइजन के नीचे है, इट्स लाइट रेज आर एबल टू रीच अस अलोंग अ कर्व्ड पाथ. लाइट जो है वो बेंड होके कर्व होके आ रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एज शोन इन द फिगर. Thus we see sun even before it emerges above the horizon. होराइजन के ऊपर आने के पहले अपने को दिखना स्टार्ट हो जाता है. Same thing happens at the time of sunset. As we keep seeing the sun for a short while, even after it goes below the horizon. अभी सनसेट में क्या होने वाला है आपको बता देता हूं. चलो मेरे को खुद को थोड़ा यहां वहां करना पड़ेगा.
आपके लिए देखो कुछ भी करता हूं मैं। हाय आपने क्या देख लिया? हाँ चलो इधर उधर हो जाता हूं मैं थोड़ा। अभी देखो सनसेट के टाइम पे क्या होगा, सन होराइजन के नीचे चला गया है, फिर भी उसकी लाइट जो है वो कर्व होके हम तक पहुंचेगी, तो हमें वो अभी भी होराइजन के ऊपर दिखाई देगा। सन नीचे चला गया है, होराइजन के नीचे चला गया है, रियल पोजीशन किधर है, नीचे है, फिर भी हमें वो थोड़ा थोड़ा होराइजन के ऊपर दिखाई देगा। इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट। डिलेड सनसेट। एंड सनराइज कैसा होता है, अर्ली सनराइज। कहानी समझ में आ गई आपको? अभी मैं फिर से अपनी जगह पे आ जाता हूं। ओके ठीक है, चलिए अभी एकदम मुद्दे पे आते हैं। ये व्हाइट लाइट दिख रहा है, व्हाइट लाइट सन से भी जो आती है वो व्हाइट लाइट होती है, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स। कौन से कलर? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम शॉर्ट में विबग्योर बोलते हैं। तुम्हारे रेनबो के जो कलर्स होते हैं विबग्योर। अब यहां पे एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये एक वेव है, लाइट भी क्या है, वेव है ना, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसका जो पहाड़ जैसा रीजन है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, एंड जो खाई होती है उसको ट्रॉफ बोलते हैं, ट्रॉफ। क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, इन दोनों को मिला करके ये जो डिस्टेंस है एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ का, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या बोलेंगे, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला करके बनता है वेवलेंथ। अब मुझे मुझे अभी मुझे बताओ, ये जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, बड़ी वेवलेंथ है थोड़ी, बराबर। फिर जैसे ऑरेंज, येलो, ग्रीन आप देख रहे हो, वेवलेंथ छोटी छोटी होते जा रही है, एंड यहां पर सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की है, बराबर। तो अभी देखो रेड की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर म्हणजे 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। रेड की कितनी है, 700 नैनोमीटर, और वायलेट की कितनी है, 400 नैनोमीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, जैसे हम रेड से वायलेट जा रहे हैं, वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अभी देखो मजा कैसा आएगा, जब हम लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं, व्हाइट लाइट को, कैसी लाइट, व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करेंगे। प्रिज्म क्या होता है, एक कांच का ट्राइंगल है, कांच का ट्राइंगल इमेजिन करो। तो वो लाइट स्प्लिट हो जाती है, उसके जो सारे कलर्स हैं विबग्योर वो हमें दिखने लगते हैं, एंड इस प्रकार से लाइट बाहर आती है। तो ये जो बैंड दिखता है आपको, बैंड ऑफ कलर्स, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। चलो देखो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट, सेपरेट हो जाएगी इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, फॉर्मिंग अ बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके अलावा सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें ये सब कुछ डेफिनेशन बिफिनेशन सारी चीजें मिल जाएंगी, चिंता मत करना। सर आइजैक न्यूटन, ये जो सर आइजैक न्यूटन है जिन्होंने ग्रेविटेशन का भी शोध लगाया, he was the first person to use a glass prism to obtain the sun spectrum। सन का स्पेक्ट्रम पहली बार इन्होंने देखा था, ठीक है। चलो द प्रोसेस ऑफ, अभी देखो ये एक और डेफिनेशन है 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स। ये जो प्रोसेस है, लाइट सेपरेट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, the process of separation of light into component colors when passing through a medium, it is called as dispersion of light। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अभी देखो छोटी सी एक पॉइंट है यहां पे आपको बताऊंगा, इतना समझ जाओगे ना आपकी बोट पार हो जाएगी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी कहानी समझ लो मेरी। इन अ वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज द सेम। मतलब क्या, लाइट के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज थी। अब आपको फ्रीक्वेंसी कैसा बताऊं, देखो ये रेड लाइट है फॉर एग्जांपल, ये रेड लाइट, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है।
इनवर्स प्रोपोर्शन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, इतना याद रखना। वेवलेंथ बड़ी है, फ्रीक्वेंसी कम है। और ये है, समझ लो, वायलेट लाइट। वायलेट लाइट, इसकी वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सिंपल बात समझ में आ गई, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो वैक्यूम के अंदर क्या होता है, वैक्यूम में हर कलर की लाइट, हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सारी लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है। लेकिन जब मीडियम चेंज होता है, देखो ये आपकी रेड लाइट है, वेवलेंथ बड़ी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, एंड फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो वो बेंड कम हो रही है। एंड जो वायलेट लाइट है, ये आपकी वायलेट, उसकी वेवलेंथ छोटी है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो ज्यादा बेंड होती है। सिंपल याद रखना, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी वो ज्यादा बेंड होगी, ठीक है। इतना समझा, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना ज्यादा बेंड होगा। एंड एक छोटी सी बात, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी लाइट की स्पीड ज्यादा कम होगी। सेंटेंस का कोई मतलब आपको समझ में आया? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्पीड डिक्रीज होगा। मतलब अगर आपको मैं पूछूं रेड लाइट एंड वायलेट लाइट दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा डिक्रीज हुई, तो वायलेट की स्पीड ज्यादा डिक्रीज होगी और वो ज्यादा बेंड भी होगी, ठीक है। जितना स्पीड डिक्रीज होगा उतना वो बेंड होगा। रेड लाइट का स्पीड कम डिक्रीज होता है तो वो कम बेंड हो रहा है, वायलेट लाइट का स्पीड ज्यादा डिक्रीज होगा तो वो ज्यादा बेंड होगा। बात समझ में आया आपको? ठीक है, चलो तो क्या बोला इधर, सुनो पढ़ो। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा उसका वेलोसिटी। लो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कम डिक्रीज होगी, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी एंड वो ज्यादा बेंड होगी। Thus, different colors travel with different velocity in light. Therefore, the refractive index of a medium is different for different colors. तो अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है। अब आपको मैं यहां पे, आपको कितना समझ में आया ये मुझे चेक करना है, तो मैं दो क्वेश्चन यहां पे पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, किसका वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज हुआ, ठीक है। विच कलर्स वेलोसिटी डिक्रीज्ड मोर, कौन से कलर की वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज हुई, रेड और वायलेट। कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। रेड या वायलेट दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज हुई, ठीक है। एंड दूसरा सवाल क्या पूछूं मैं आपको, क्या पूछना था मेरे को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से कलर के लिए ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये ग्लास है ना, प्रिज्म किस चीज का बना है, ग्लास का बना है, तो कौन से कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, ठीक है। फॉर विच कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, ठीक है। रेड और वायलेट दोनों में से कौन से कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा। चलो, आई होप आपने समझ में आया है आपको क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, तो इस तरीके से पूरा स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा, स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा डिस्पर्शन होने के बाद। चलो बघा इथे, बघा लक्ष्य द्या, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ये रेड लाइट कम बेंड होती है, रेड लाइट की वेलोसिटी कम डिक्रीज होती है। वायलेट लाइट ज्यादा बेंड होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी। वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है।
ओके, सारी बातें क्लियर है? ओके, वन मोर थिंग, वन स्मॉल थिंग, ये डायग्राम एग्जाम में आता है, एक बार पूछा था ड्रॉ करने के लिए, एक या दो बार पूछा था। डायग्राम में आप क्या करो, ऐसा कलर मारोगे तो चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा, कलर बिलर यूज नहीं करने का। आप पेंसिल से पूरा डायग्राम बनाओगे, एक ही कलर का पेंसिल से बनाओगे, ऐसा ट्रायंगल बनाओ, इधर से तुम्हारा ऐसा सनलाइट आया, सनलाइट, फिर वो ऐसे स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे ऐसे अलग अलग कलर दिखाओ इधर, ठीक है, और बाद में ऐसे पूरा अंदर शेडिंग मत करना, ऐसा 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 कलर भरते मत बैठना, बहुत गंदा दिखेगा, सिर्फ सिर्फ लाइन दिखना चाहिए, कलर बिलर भरने का नहीं, ऐसा आपका डायग्राम सिंपल दिखना चाहिए, ठीक है, और ऐसा दिखा देना इधर, ठीक है। चलो अभी एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट यहां पे आता है, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है, अब मुझे बताओ, ये पानी है, ये पानी है और ये एयर है, तो पानी क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर, और एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। चलो, तो ये अपना सोर्स ऑफ लाइट, अपनी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने वाली है, बराबर, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने वाली है लाइट। तो देखो क्या होएगा, थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर आती है, इस तरीके से देखो, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर आया, डेंसर मीडियम के अंदर आया, इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, और बाकी का लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ये मेरा नॉर्मल रहेगा, ये रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा सा लाइट अंदर आता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन, चलो ये पार्शियल रिफ्लेक्शन हो गया, एंड बाकी का लाइट बाहर गया, तो मुझे बताओ आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, बराबर। चलो अभी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया और बढ़ाया, I1, ठीक है, थोड़ा लाइट अंदर, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, बाकी लाइट बाहर जाएगा, ट्रांसमिट होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। तो क्या हो रहा है, जब आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हो, लाइट किधर बेंड होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, यस और नो। तो अब देखो, और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लाइट जो है वो एकदम सरफेस को पैरेलल हो जाएगी एक तरीके से, एंड यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री, ठीक है। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बढ़ गया कि वो 90 डिग्री हो गया, आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो एकदम सरफेस को पैरेलल हो गई, सरफेस के साथ ही चल रही है वो, ठीक है, कोइंसाइड हो गई, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको बोलेंगे आईसी क्रिटिकल एंगल, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, 90 डिग्री, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, देखो इधर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, सबका सब लाइट अंदर के अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा लाइट डेंसर मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट फॉर्म TIR। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सब लाइट अंदर के अंदर आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल बात समझ में आ गई। चलो अभी आपको क्या समझना है, रेनबो का कंसेप्ट। ये हमारे चाचा जी हैं, चाचा बारिश देखते बैठे हैं, सन किधर है, चाचा के पीछे है, सन किधर होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, बारिश कहां होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। तो देखो सनलाइट वाटर के ड्रॉप पे गिरेगी एंड चाचा को रेनबो दिखाई दे रहा है। क्यों दिख रहा है रेनबो, आओ देखो, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म, पानी का छोटा छोटा ड्रॉप जो है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। चलो ये आपकी सनलाइट आई,
सनलाइट। यहां पे दो तीन चीजें होने वाली है। सबसे पहला रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? लाइट बेंड होती है, लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है एंड उसके वजह से अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे, बिकॉज अलग अलग कलर्स का वेलोसिटी अलग अलग डिक्रीज होगा। रेड लाइट का वेलोसिटी कम डिक्रीज होगा, फिर रेड के नीचे कौन रहता है? ऑरेंज, येलो, सबका थोड़ा थोड़ा बेंडिंग ज्यादा रहेगा इस तरीके से। तो लाइट क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी, डिस्पर्जन हो जाएगा। चलो, तो पहले क्या होता है? पहले रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से डिस्पर्जन होता है। एंड अभी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता है। बट स्टिल अपने को तो वही लिखना पड़ेगा जो टेक्स्ट बुक में दिया है। इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखेंगे अपन। इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन काफी सारी लाइट इधर डायरेक्टली ऐसे बाहर चली जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे नहीं होता है। ओके, चलो, एंड फिर वो लाइट इस तरीके से ड्रॉप के बाहर आ जाएगी एंड आपको रेनबो दिखाई देगा। ये डायग्राम एग्जाम में आता है, डायग्राम कैसा ड्रॉ करने का आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये डिस्पर्जन हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ एंड चाचा जी को क्या दिखा? रेनबो दिखा। चलो, ये पूरा आंसर आपको क्या करना है? लर्न करना है। ये डायग्राम एग्जाम में आता है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, 3 स्टार दे रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको आना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये पूरा आंसर पूछते हैं अलॉन्ग विथ डायग्राम। 5 मार्क का क्वेश्चन। रेनबो क्या है? एक सुंदर नेचुरल अकरेंस है, फेनोमेनन है, नेचुरली होता है ना, आप थोड़ी कर रहे हो। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। कौन सी प्रोसेस? इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर लिखा है टोटल, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर अ रेनफॉल। देखो, अभी वापस कमेंट में पूछोगे तो सर एग्जाम में क्या लिखने का? जैसा दिया वैसा लिखने का। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस बता रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन। लिखने का यही जो दिया है वही लिखने का, और कुछ भी नहीं लिखने का। ठीक है, इट कैन बी सीन आफ्टर रेनफॉल। स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म। वाटर ड्रॉप प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। जब लाइट रे फ्रॉम द सन एंटर दिस ड्रॉप, इट विल गेट रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्शन से डिस्पर्जन होता है, ये बात याद रखना। पहला रिफ्रैक्शन होगा, लाइट अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे। रेड लाइट कम बेंड होगा, वायलेट लाइट ज्यादा बेंड होगा, है ना। अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे एंड डिस्पर्जन हो जाएगा। Then there is internal reflection as shown in the figure, and after that once again light will get refracted while coming out of the droplet. देखो, ड्रॉप के बाहर आते समय वापस बेंड हो जाएगा। अभी डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होने वाला है, बराबर। ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस टुगेदर प्रोड्यूस द रेनबो। आंसर आपको आना मांगता है, इजी आंसर है। चलो फटाफट पीवाईक्यू कर लेंगे एंड अपना ये चैप्टर यहां पे स्वाहा हो जाएगा। लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम गोइंग व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, रिफ्रैक्शन है ये। रेड लाइट 700 नैनोमीटर, वायलेट लाइट 400 नैनोमीटर, बराबर है बात। अभी देखो, रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम कितने मार्क्स का है? 5 मार्क का है। चैप्टर का वेटेज कितना है? इधर देखो, 7 मार्क का वेटेज है। 6 से 7 मार्क का वेटेज है चैप्टर का। छोटा सा चैप्टर है लेकिन हाई वेटेज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट, वापस सेम। ठीक है, रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपको आगे मार्क भी करके दे दूंगा, कंसेप्ट तो अपन ने देख लिया। देखो, ड्रॉ नीट डायग्राम टू शो रेनबो। ठीक है, नेम एनी 2 natural process involved in the formation, refraction, dispersion. What does small droplet of water act as? Prism. एक्टिविटी क्वेश्चन तो आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायग्राम आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का आंसर आगे आपको बता दूंगा। टेक्स्ट बुक में जितना दिया है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, वी कैन सी सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द होराइजन। होराइजन के नीचे रहेगा तो भी दिखता है। क्यों दिखता है? रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। What is angle of refraction when angle of incidence is 0? तो आर भी 0 डिग्री रहेगा,
ठीक है, 1 मार्क के लिए पूछा है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर? तो वैसे न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? V1/V2। ठीक है, अब इधर V1 किसका रहेगा? वैक्यूम का रहेगा, वैक्यूम। और V2 किसका रहेगा? वेलोसिटी इन वाटर। आपको पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है। अब आपको क्या क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और वेलोसिटी इन वैक्यूम दिया हुआ है, तो आप V2 फाइंड कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। चलो, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल फेनोमेनन। विच 3 मेजर फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल? हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस? रिफ्रैक्शन कैसे होता है? देखो इधर से लिखना, आंसर इधर से लिखना, सेकंड वाला आंसर है ना। स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म। व्हेन लाइट रे फ्रॉम द सन एंटर दिस ड्रॉपलेट दे गेट रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड। इतना लिख देना। एंड बाद में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का डायग्राम। ठीक है, चलो फिर क्या पूछा है? वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो होराइजन। रिफ्रैक्शन की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33 है, नॉट 1.36, 1.33। नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। नेम द कलर दैट डिविएट्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा बेंड कौन हुआ? वायलेट हुआ ना। देखो वायलेट का हाई फ्रीक्वेंसी, देखो छोटा सा याद रखना, ये हाई फ्रीक्वेंसी, मोर बेंडिंग। अब इसको इंग्लिश में कैसा लिखने का? वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज हुआ, मोर वेलोसिटी डिक्रीज, या फिर वेलोसिटी डिक्रीजेस मोर। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उतना वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज होगा, कम होगा। ठीक है, कौन सा सबसे कम बेंड होगा? रेड। नेम एनी वन फेनोमेनन इन नेचर विच इज बेस्ड ऑन अबव प्रोसेस। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो। अभी स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन मैंने आपको दिया था, पहले भी दिखाया था, वही सेम डेफिनेशन इधर भी दिया हुआ है। चलो, देन डैश इज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड है कितना है? 2.42, मालूम होना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। मुझे बताओ, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? V1/V2। अभी वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो पूरा पूरा कट हो गया ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस क्वांटिटी है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना रहेगा? रेसिप्रोकल रहेगा, 2/3, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वाई डज अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार कीप चेंजिंग? पोजिशन स्टार जो है वो ऐसे ऐसे क्यों हिलता है? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, चेंजिंग डेंसिटी ऑफ एयर, changing temperature. The refractive index of atmospheric air keeps changing and because of that the position, apparent position of the star keeps changing. ये आंसर आपको मार्क करके देता हूं मैं, रुक जाओ। इधर देखो, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, डेफिनेशन लिखने का। इमर्जेंट रे कौन है? CD लिखा हुआ है नीचे। विच टू एंगल्स आर इक्वल? कौन से दो एंगल इक्वल है इधर? R इज इक्वल टू I1। एंड एक और बताता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी याद रखना। इमर्जेंट रे का नाम क्या है? CD। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए लिख देना। देखो अभी इधर अपन मार्क कर लेंगे, यहां से द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग, पूरा लिख देने का 2 मार्क के लिए। एंड इसके पहले एक गिव रीजन था ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो उसके लिए आप कहां से लिखोगे? यहां से लिखना, यहां से लेके ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अगर पूछा ना, ट्विंकलिंग पूरा ही लिख देना। स्टार लाइट कमिंग टूवर्ड्स अर्थ से लेके लास्ट पूरा एंड तक पूरा लिख देने का। ठीक है,
जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा है। 4 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट लिखो, सेफ रहेगा, मार्क्स कटेगा नहीं आपका, पूरा लिखने का इतना, ठीक है। इफ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इन अ स्ट्रेट लाइन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी डेंसर टू रेयर। मतलब क्या, ये ग्लास है आपका और ये एयर है। अब लाइट कैसे जा रही है, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे जा रही है, तो वो वैसे के वैसे चली जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। एयर का क्या है 1.0003। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700, ट्रू। रेड लाइट का 700 है, वायलेट का 400 है। ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम AB। AB कौन है, इंसिडेंट रे। CD कौन है, इधर देखो C और D। CD कौन है, रिफ्रैक्टेड रे। एंड GH कौन है, G और H। चलो तुम्हारे समाधान के लिए अपन लिख देंगे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड है और ये इमर्जेंट, ठीक। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I, द वैल्यू ऑफ R बिकम्स इक्वल टू 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा, क्रिटिकल एंगल रहेगा, तब R 90 हो जाता है। दिस वैल्यू ऑफ I इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, बराबर। वी कैन सी द सन इवन बिफोर इट इमर्जेस अबाउ द होराइजन। तो इसका कहानी आपको एक्सप्लेन किया है, मार्किंग आपको दे दूंगा। आइडेंटिफाई द फेनोमेनन, स्टेट एंड एक्सप्लेन। डिस्पर्जन का पूरा कहानी आपको लिखना पड़ेगा, उसका भी मार्क आपको करके देता हूं मैं। देखो इधर, एक मिनट। वी कैन सी द सन इवन बिफोर इट इमर्जेस अबाउ द होरिजन, इसका तो आंसर कंसेप्ट में भी मैंने एक्सप्लेन किया ना, वही आंसर पूरा लिखना है आपको, ठीक है। एंड डिस्पर्जन का क्या लिखोगे आप, यहां से लिखना, यहां से। इन वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट रे ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सेम, बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड दस डिफरेंट कलर ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। इधर तक ये लिखने का, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कंसेप्ट। चलो, डैश कलर इज डिविएटेड लीस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ऑब्टेन्ड विद ग्लास प्रिज्म। सबसे कम कौन बेंड होता है, रेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपन ने पहले ही पढ़ा। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 into 10 power 8। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, V1/V2। तो अभी यहां पे लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है, ये आपका V1 है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये आपका V2 है। सब्स्टिट्यूट करो, 3 into 10 power 8 अपॉन 1.5 into 10 power 8, क्या मिला, 1 जा 2 जा, बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 2। वेरी सिंपल। कितने मार्क के था, कितने मार्क के लिए पूछा ये, हाय 3 मार्क के लिए पूछा था, वाह वाह वाह। चलो, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आता है। रेनबो का पूरा जन्म कुंडली लिखने का, रेनबो का, ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ट्रू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा। स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, गिव रीजन, लिख सकते हो। नीट लेवल डायग्राम ऑफ डिस्पर्जन, हाँ अभी इधर प्रिज्म का डायग्राम, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का डायग्राम, किसका डिविएशन कम है, किसका डिविएशन ज्यादा है, रेड एंड वायलेट मालूम है आपको। चलो, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कितना है, 700, सीधा सीधा। स्टार्स ट्विंकल बट वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट, ये भी अपन ने किया। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, आंसर द क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड, रिफ्रैक्शन। स्टेट 2 लॉज रिलेटेड, रिफ्रैक्शन के 2 लॉ लिखने के। चलो, फिर क्या पूछा है, लेजर बीम एंटरिंग फ्रॉम एयर टू सोप सॉल्यूशन। चलो, मान लो ये सोप सॉल्यूशन है, सोप का सॉल्यूशन,
और ये एयर है, एक लेजर लाइट है जो ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, एयर आपका रेयर मीडियम है ना, और सोप सॉल्यूशन डेंसर है, भले उसे साबुन डालो कुछ भी डालो, है तो डेंसर मीडियम, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ज्यादा हो गया ये। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1.5 व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वापस सेम सेम पूछा हुआ है, ठीक है। फिर इधर क्या है, इफ द रे ऑफ लाइट मेक एन एंगल ऑफ 50 विद द सरफेस S1 ऑफ ग्लास स्लैब, देखो अभी इधर ये आपका ग्लास का स्लैब है, ये एयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट आई, क्या बोला है, रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द सरफेस, सरफेस के साथ 50 डिग्री बनाया है, अच्छा ये आपका नॉर्मल रहेगा, है ना। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप नॉर्मल के साथ बनाते हो, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, टोटल तो 90 है ना, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 40 डिग्री, ठीक। ऑब्जर्वेशन मेड बाय स्वराली व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आर गिवन बिलो। अब ये स्वराली ने क्या किया, लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर लाइट जा रही है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रेज्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेंट ऑन इंक्रीजिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, आफ्टर अ पॉइंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, एंड अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो पूरा लाइट अंदर आ जाएगा डेंसर मीडियम में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यही कहानी यहां पे बताइए। व्हाट इज दैट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एंगल आई कॉल्ड, वो स्पेसिफिक एंगल आई क्या रहता है जब R 90 हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्रिटिकल एंगल है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इनटू डेंसर मीडियम, उसको पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, थोड़ा लाइट अंदर आता है ना उसको पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन मेड बाय स्वराली, तो ये जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं ये आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहां पे होता है समाप्त, सारे पॉइंट मैंने बताए हैं, सारे आंसर्स भी आपको यहीं पे दिए हुए हैं, आपको करना क्या है, बस पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। जो बच्चे साइंस ले रहे हैं आपको भी बता दूं, उड़ान 4.0 बैच भर जाएगा, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, बैच छोटा रहेगा, पर्सनल अटेंशन आपको दिया जाता है, एंड यही हमारी खासियत है, बस अच्छा तो हम पढ़ाते ही हैं। मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा पर्सनली आपको, मुझसे पर्सनली बायोलॉजी आप पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे एजुकेशनल काउंसलर के नंबर यहाँ पे है, कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।